P cross E, that is PE sin theta. What was P? P was electric dipole moment, ठीक है, and E is intensity of electric field, ठीक है. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज भी हमने लास्ट टाइम डेरिवेशन किया था, जिसका फॉर्मूला आया था 1/4πε0 Q/r². उसके बाद हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक डायपोल, और फिर डायपोल पर कितना टॉर्क अप्लाई होता है जब वो डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड हो. जैसे कि आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये एक डायपोल है +Q - Q का पेयर, ठीक है. ये डायपोल जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा तो ऑब्वियसली उस डायपोल पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, एक फील्ड की डायरेक्शन में और एक अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि एक +Q चार्ज है, एक -Q चार्ज है. उसकी वजह से क्या होगा कि एक तरह से टॉर्क अप्लाई हो जाएगा उस डायपोल पे, जो उसको रोटेट कर देगा, है ना. तो कितना टॉर्क अप्लाई होगा, हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, PE sin थीटा. अब आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, कुछ जो भी हम डेरिवेशन करेंगे आज वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, ठीक है, और वो एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. उसमें से पहला डेरिवेशन जो अब हम कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन. कहाँ फाइंड कर रहे हैं हम, एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है. इसको एक्सियल पोजीशन भी कहते हैं, या आप इसको कह सकते हैं कि फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक, ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल. इसको एंड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, एंड ऑन पोजीशन. अगर एंड ऑन पोजीशन भी लिखा हुआ है मतलब एक्सियल पोजीशन ही है, ठीक है. तो क्या है इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल. कहाँ फाइंड कर रहे हैं, इन एक्सियल पोजीशन. एक्सियल पोजीशन का मतलब है डायपोल के एक्सिस पर. अब इसका डेरिवेशन अगर हम करें तो हम सबसे पहले एक डायपोल बनाएंगे, +Q और -Q का एक पेयर, ठीक है, पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. सपोज ये हमने इधर ले लेते हैं, सपोज इधर ले लेते हैं आपका +Q, ये है आपका +Q चार्ज और ये है -Q चार्ज. तो ये +Q -Q चार्ज का क्या है, एक पेयर है. इस पेयर का हम नाम दे देते हैं AB है. तो ये क्या है, आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है. व्हाट इज एक्सियल पोजीशन, अगर आपको डिफाइन करने को बोलें कि व्हाट इज एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या है, द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाई ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, देन इट इज नोन एज एक्सियल पोजीशन. एक्सिस मतलब इसको आप आगे एक्सटेंड कीजिए स्ट्रेट लाइन में, इस तरफ या पीछे की तरफ, किधर भी, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है. मतलब होना कहाँ चाहिए, डायपोल के एक्सिस पे, मतलब डायपोल जो है आपकी उसी स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, ठीक है, जहाँ आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट, ठीक है. तो आप इसे क्या कहोगे, एक्सियल पोजीशन कहोगे या एंड ऑन पोजीशन कहोगे, ठीक है ना. तो सपोज कर लेते हैं हम कि यहाँ एक पॉइंट P, इस पॉइंट पर हमको फाइंड करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल. ये सारा कंसिडरेशन हमको लिखना पड़ता है, यहाँ आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ता है, अपनी लैंग्वेज में आप लिखें कि कंसीडर अ डायपोल AB कंसिस्ट ऑफ चार्जेस +Q एंड -Q whose लेंथ इज, डायपोल की लेंथ क्या कंसीडर करते हैं आप, 2L, ठीक है. पहले भी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, डायपोल की लेंथ आप क्या कंसीडर करते हैं, 2L, whose लेंथ इज 2L एंड सेंटर B O, इसका सेंटर आप O मान लीजिए कि O इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, ओके. लेट P बी अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल. डायपोल के एक्सिस पे एक पॉइंट है P, वेयर वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. P पॉइंट पर हमको फाइंड करनी है इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है. अब इस P पॉइंट की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि सेंटर से है x, लेट OP इज इक्वल्स टू x. सेंटर से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी मान ली आपने, x मान ली, ये डिस्टेंस x डिस्टेंस है, ठीक है.
अब आपको फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए हमने आपको जब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया लास्ट सेक्शन में क्या होती है, तो ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी दिस E1 सपोज कर लेते हैं हम इसको, है ना। और वैसे ही माइनस क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरफ होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। एक बात आप ध्यान रखा कीजिएगा, हमने आपको जो डायरेक्शंस बताई थी ना, जैसे मैं आपको बताऊं लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये देखिए प्लस क्यू चार्ज जो होता है उससे इलेक्ट्रिक लाइन्स जो निकलती हैं वो आउटवर्ड्स, उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, आउटवर्ड्स, ये देखिए आउटवर्ड्स। और माइनस क्यू के लिए कैसी होती है, इनवर्ड होती है, ठीक है, कैसी होती है, इनवर्ड। बस इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, कैसा भी फिगर होगा ना आप उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर लोगे कि क्या होगा उस फिगर में, ठीक है। प्लस क्यू के लिए क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, माइनस क्यू के लिए क्या होगी, इनवर्ड होगी। तो यहाँ हमारा जो फिगर अब बना हुआ है, ये जो फिगर बना है हमारा, इस फिगर में आप देख रहे हो, ये देख रहा है प्लस क्यू आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ, जिधर भी होगा पॉइंट यानी बाहर की तरफ, यानी इस पॉइंट के लिए है तो आउटवर्ड इवन। वैसे ही माइनस क्यू ये है, इनवर्ड होगी, भले ही पी पॉइंट कहीं भी हो, चारों तरफ में से पी पॉइंट किधर भी हो, इनवर्ड, इनवर्ड मतलब माइनस क्यू की साइड, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो E1 और E2 है, E2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। वी विल फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, एंड उसका हम क्या फाइंड कर लेंगे, फिर हम वेक्टर्स हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई गई है। तो हम पहले फाइंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, उसे हम नाम देते हैं E1 ना। फॉर्मूला क्या आया था डिराइव होने के बाद, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, R होती है डिस्टेंस, है ना। तो हम ड्यू टू प्लस क्यू ले रहे हैं, देखिए प्लस क्यू कहाँ है, ये रहा ए पॉइंट पर, पी पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो डिस्टेंस कौन सी आएगी, AP। डिस्टेंस कौन सी आ रही है आपकी, AP। तो डिस्टेंस का क्या होता है स्क्वायर, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर होता है, डिस्टेंस आएगी AP, तो आप क्या लिखेंगे, AP का स्क्वायर। अब AP की वैल्यू क्या आएगी फिगर में देखिए आप AP कैसे फाइंड कर सकते हो, OP में से आप OA को क्या कर दीजिए, माइनस, आपको पता करना है AP, तो AP कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये रहा OP में से OA को क्या कर दीजिए, माइनस, वो कितना आएगा, x माइनस L, यानी यहाँ पर आप इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q अपॉन x माइनस L होल स्क्वायर, ठीक है। ये होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। सिमिलरली हम ले लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो ड्यू टू माइनस क्यू, E2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4πε0 Q अपॉन BP स्क्वायर, B से लेके P तक का डिस्टेंस आएगा, माइनस क्यू कहाँ है, यहाँ आ रहा B पे, BP। अब BP की वैल्यू क्या है देखिए, पूरा OP में से प्लस कर देंगे OB को, B से लेकर P तक की पूरी डिस्टेंस चाहिए, तो BO जो कि है L, ये पूरा डेटा 2L का आधा आधा कर दिया आपने, इधर L इधर L, तो ये L प्लस X दैट इज X प्लस L हो गया पूरा B से लेके P का डिस्टेंस, है ना। यहाँ आप क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q अपॉन X प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको क्या फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट P पॉइंट, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, E फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे देखिए ये जो Q का मैग्नीट्यूड क्या था, माइनस था, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस Q, क्योंकि Q की वैल्यू क्या थी, माइनस Q थी, B पर कौन सा चार्ज था, माइनस Q था। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट ही है, तो इनका क्या होता है, जैसे वेक्टर सम होता है, E1 प्लस E2, ठीक है, E1 प्लस E2। तो आप E1 और E2 की जो वैल्यू पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। और वो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है ना। क्या निकालेंगे हम, डिफरेंस निकालेंगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, डिफरेंस। तो यहाँ पे कॉमन कितना है, 1/4πε0 Q, ये चीज़ कॉमन है दोनों में, 1/4πε0 कॉमन है और ऊपर से Q कॉमन है। तो यहाँ आप ब्रैकेट बना लीजिए, अब
अब यहाँ क्या बचा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, 1/r माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर, ये क्वांटिटी बची है, ठीक है ना। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ब्रैकेट, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आ रहा है आर माइनस एल होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल होल स्क्वायर। ओके, यहाँ क्या होगा, आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर। ओके, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दीजिए आप फार्मूला, ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, डिनोमिनेटर एज इट इज रखिए अभी, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसका ब्रैकेट बना लीजिए, माइनस है क्योंकि बीच में साइन, ए माइनस बी होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। ब्रैकेट्स बना दीजिए क्योंकि बीच में माइनस साइन, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा दोनों, ये क्या हो जाएगा प्लस, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2rl प्लस 2rl दैट इज 4rl। इट मीन्स न्यूमरेटर में क्या रहा आपके लिए, इनटू में, अब ब्रैकेट हटा दीजिए आप क्योंकि पूरा सॉल्व भी हो गया न्यूमरेटर, 2rl प्लस 2rl 4rl अपॉन में कितना है देखिए, r माइनस एल होल स्क्वायर आर प्लस एल होल स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन ये दोनों दो बार है, ए माइनस बी ए प्लस बी दो बार है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, 2 टाइम्स आ रहा है आर माइनस एल आर प्लस एल, ठीक है ना। ये क्या है, ई। अभी इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं। हमने डायपोल मोमेंट का फार्मूला पढ़ा था, जो क्या होता है, Q इंटू 2L, ये होता है डायपोल मोमेंट। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये है Q, ये है 4 और L, सभी कुछ मल्टीप्लिकेशन में ही है। तो इसमें से Q इंटू 2L को आप क्या लिख दोगे, P, तो आपके पास क्या बचेगा, P और साथ में एक 2 और एक R, है ना। 2 इंटू L इंटू Q मिलके हो गया P, तो 2 2 4 है ना, एक 2 तो बचेगा, और Q इंटू 2L मिलके हो गया P और एक R भी बचा है, और डिनोमिनेटर में है R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आगे हम और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमने बताया था कि जो डायपोल होता है, डायपोल कैसा होता है, उसकी डेफिनेशन भी हमने लिखी थी इलेक्ट्रिक डायपोल की। डायपोल क्या होता है, पेयर ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट विच आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का है जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल। ओके, अब ये डायपोल की लेंथ कितनी है, 2L, और 2L का भी हाफ हो जाएगा, L क्या होता है, 2L का भी हाफ, है ना। और वो वैसे ही बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, मतलब L की वैल्यू जो होगी वो बहुत ही छोटी होती है, किससे, R से, बहुत ही छोटी होती है। हम यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, L को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, यानी ये जो L स्क्वायर है, L के स्क्वायर को जब R के स्क्वायर में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं आप, नेग्लेक्ट, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वैल्यू है L R के रिस्पेक्ट में, है ना। तो देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, L स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए तो बचा क्या, R स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है, तो R टू दी पावर कितना हो गया, 4। इट मीन्स अब आपके पास में इंटेंसिटी आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr अपॉन R टू दी पावर 4, कैंसिल कर दीजिए एक R से एक R को, तो फाइनली आपका जो आंसर बचता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R³, ये बचता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट होगी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म क्या होगा इसका, वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R³ R कैप लगा दीजिए आप साथ में, बस वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी क्वांटिटी को क्या लगा देते हैं आप, कैप लगा देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस का। तो ये क्या हो गया, R कैप, समझ में आया आपको, ठीक है ना। 2p अपॉन R³
फाइनली आपका आंसर आ रहा है ना। आगे फर्दर आप और भी इसको कर सकते हो, चाहो तो इसको आप वेक्टर आर अपन आर लिख दोगे तो आर टू द पावर 4 भी हो जाएगा अगर आप वेक्टर आर लिखते हो तो, है ना, जैसे हमने न्यूटन्स लॉ में बताया था। अब जो हम सेकंड वाला डेरिवेशन करते हैं, तो ये था आपका फर्स्ट डेरिवेशन। आपने क्या फाइंड की, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप नोट कर लीजिएगा, एक्सेल पोजीशन में फाइंड की, ठीक है। हम फाइंड करने हैं जो आपका नेक्स्ट डेरिवेशन है, वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसका एक दूसरा नाम और भी है, ब्रॉड साइड एंड ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, तो इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या है, जब पॉइंट उस इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे एग्जिस्ट करता हो कहीं ना कहीं। इक्वेटोरियल लाइन मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर पी पॉइंट लाई करता है, जहां आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, उससे क्या बोलेगा आप, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मतलब अगर आपको डिफाइन करना है इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब क्या होगा कि वेयर द पॉइंट वेयर वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाई ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, देन दिस इज नोन एज इक्वेटोरियल पोजीशन। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो कैसे होगा, सपोज ये आपका डायपोल है, वही प्लस क्यू और माइनस क्यू का पेयर है। ये जैसे हमने पहले लिया था वैसे ही ले लेते हैं, इधर प्लस इधर माइनस लिया था, कैसा भी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो इधर प्लस इधर माइनस भी ले सकते हैं। चलिए ऐसा ले लेते हैं कि इधर प्लस क्यू है ये, और ये माइनस क्यू चार्ज है, ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। वो इसे हम नाम दे देते हैं ए बी, आपका डायपोल है, और इस डायपोल का सेंटर हो गया ओ। अब इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है ये लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास होती है, बिल्कुल सेंटर से जो पास हो रही है ना। अब इस पर ऊपर भी हो सकता है पॉइंट या नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इस लाइन पे पॉइंट, ऊपर भी हो सकता है, हमने कहा नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है इस लाइन पे पॉइंट। तो हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट है पी यहाँ पर, जहाँ आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। फिर से हम कंसिडरेशन लिख देंगे, बिल्कुल वैसा कि वैसे लिखेंगे, आप सेम लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। कंसीडर ए बी बी एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2l, P be the point where we have to find the intensity of electric field at a distance। आप P की डिस्टेंस क्या ले रहे थे, जैसे आपने पहले वाले डेरिवेशन में P की डिस्टेंस x ली थी, आप चाहे यहाँ पे भी x ले लीजिए। ये डिस्टेंस कितनी है, x है, ठीक है। इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, P पॉइंट की x डिस्टेंस है, ओके। लेट P be a point on the equatorial line of the dipole AB at a distance x from the center O of the dipole, ठीक है। ये आपने कंसिडरेशन में लिख दिया। अब समझिए थोड़ा सा, अब हम अगेन क्या फाइंड करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले एक बार प्लस क्यू एंड ड्यू टू माइनस क्यू, और फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे कि क्या होगी प्लस क्यू और माइनस क्यू का, ठीक है। तो देखिए ड्यू टू प्लस क्यू हमने क्या कहा, आउटवर्ड होती है डायरेक्शन, आउटवर्ड यानी बाहर की साइड, जिधर भी पॉइंट है बाहर की साइड। तो ये पी पॉइंट का यहाँ है, प्लस क्यू यहाँ है, तो बाहर की साइड यानी डायरेक्शन क्या होगी, विच अलॉन्ग दिस लाइन, ये होगी डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन होगी, ये E1 की डायरेक्शन होगी, ये E1 की डायरेक्शन है। E1 यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, एंड ड्यू टू माइनस क्यू अलॉन्ग दिस लाइन होगी, ज्वाइनिंग द पॉइंट P टू द पॉइंट B। इस लाइन के अलॉन्ग होगा, नहीं इस लाइन के अलॉन्ग होगा, तो डायरेक्शन किधर होगी, टूवर्ड्स B। ये होगी आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की डायरेक्शन, क्योंकि हमने क्या बताया, माइनस के लिए किधर होती है डायरेक्शन, इनवर्ड, माइनस के लिए इनवर्ड, प्लस के लिए आउटवर्ड। तो आउटवर्ड यानी E1 की डायरेक्शन ये हो गई और E2 की डायरेक्शन ये हो गई। अब E1 और E2 दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो हमें इन दोनों का वेक्टर सम फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो प्रीवियस था डेरिवेशन उसमें तो E1 और E2 आपको कैसे दिख रहे हैं, जस्ट अपोजिट। तो आपने क्या कर दिया, माइनस कर दिया वेक्टर सम के लिए, ठीक है। अब यहाँ जो आपका केस है, इस केस में ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनका हमें वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। चलो देखिए कैसे करते हैं हम। आपने इस AB की लेंथ तो कितनी कंसीडर कर ली है, 2l कंसीडर कर ली है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है आपका OP, यानी OA और OB तो इक्वल ही होंगे, है ना, यानी AP और BP भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है आपका OP। तो पहले फाइंड करते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ लिख
पर है ना। E1 लिख रहे हैं हम, क्या फार्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए AP स्क्वायर, ए पी डिस्टेंस A से P है, P पॉइंट यहाँ है, तो A से डिस्टेंस नापेंगे, हाँ O से नहीं, प्लस Q से ले रहे हैं ना, तो प्लस Q से इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है AP, तो Q अपन क्या आया AP स्क्वायर। अब ये AP की वैल्यू कैसे आएगी, आप पाइथागोरस लगा दीजिए, है ना। ये AP स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, हम यहाँ साइड में निकाल के बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। जो AP स्क्वायर होगा वो क्या होगा, OP स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी है x, AO की वैल्यू है l, तो x स्क्वायर, ये वैल्यू x है और ये वैल्यू l है, क्योंकि ये पूरा 2l है, हाफ क्या होगा l, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, आपकी AP स्क्वायर की। सिमिलरली BP स्क्वायर की वैल्यू भी सेम ही आएगी, क्योंकि ये है l और ये है x, तो BP भी सेम ही आएगा, BP स्क्वायर भी x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, तो अभी AP की आपने वैल्यू पुट की, तो E1 क्या आया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q। अब आप अगर आप निकालें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q, तो वो क्या होगा, E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन BP स्क्वायर। BP की वैल्यू भी सेम ही है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों का जो मॉड्यूलस है यानी मैग्नीट्यूड है वो सेम है, तो यहाँ पे बस केवल माइनस साइन है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, केवल साइन का डिफरेंस है कि यहाँ माइनस है और उसमें प्लस है। अब आपको जब टोटल निकालना है तो आप टोटल कैसे निकालेंगे, वेक्टर सम करना होता है हमने कहा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब इस E1 और E2 का रिजल्टेंट किधर आएगा, उसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन ये होगी E की। ठीक है, अब ये E जो वेक्टर E है इन दोनों का जो टोटल है वो कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड करते थे ना क्लास 11th में आपने वेक्टर पढ़ा है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हो। तो E1 का वर्टिकल कंपोनेंट किधर होगा, ऊपर की डायरेक्शन में। वर्टिकल कंपोनेंट होता साइन, यानी ऊपर होगा E1 साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल होगा इधर, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या होगा E1 कॉस थीटा। E1 का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वैसे देखिए E2 इधर है, तो E2 का वर्टिकल कंपोनेंट किधर होगा, इधर नीचे की साइड, E2 साइन थीटा। E2 की डायरेक्शन ये है इधर, तो E2 का वर्टिकल कंपोनेंट इधर होगा नीचे, E2 साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल किधर होगा, इसी तरफ होगा, E2 कॉस थीटा। समझ आ रही है आपको। E1 का वर्टिकल, E1 की डायरेक्शन ये है, E1 का वर्टिकल ऊपर और हॉरिजॉन्टल इधर होगा। E2 की डायरेक्शन ये है, तो E2 का वर्टिकल इधर होगा नीचे और हॉरिजॉन्टल इधर होगा, है ना। तो अब ये देखिए E1 साइन थीटा ऊपर है, E2 साइन थीटा नीचे है। E1 और E2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा हम देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ये देखिए E1 और E2 का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो इन्हें E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। थीटा कौन सा एंगल होता है, यहाँ जो रहता है ये जो एंगल है ना ये थीटा है, वैसे यहाँ पे एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से आपके। ठीक है, तो ये एंगल है थीटा आपका, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, क्योंकि E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो यहाँ आप लिख देंगे, देखिए मैग्नीट्यूड तो आपने बता ही दिया है, सेम है, तो हम ऐसा लिखेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट्स E1 sin theta and E2 sin theta are equal but opposite, hence they cancel each other, बट फिगर में हम क्या देख रहे हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम डायरेक्शन में, E1 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में है, E2 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में,
ठीक है। तो यही क्या होगी, आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वर्टिकल कंपोनेंट तो कैंसिल ही कर दिया एक दूसरे को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर क्या होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। तो हेंस आप लिख रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E वो क्या होगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। और E1 और E2 का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2E1 cos थीटा, यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि E1 और E2 क्या है, सेम है मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ओके। तो क्या होगा 2E1 cos थीटा, 2E1 cos थीटा दैट इज 2, E1 या E2 में से कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/4πε0 Q अपॉन वैल्यू थी E1 E2 की Q अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ निकाल के बताता हूँ, ये फिगर को देखिए, कॉस थीटा, थीटा कहाँ है, ये रहा, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस एल, हाइपोटेनस है AP, और AP की वैल्यू क्या थी, ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, AP स्क्वायर था, तो AP कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हुई, बेस की वैल्यू थी L, हाइपोटेनस की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ आया है कि हमने कॉस थीटा कैसे निकाला, फिगर से निकाला, बेस अपॉन हाइपोटेनस करके, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर कितनी है 1/2, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, तो डिनोमिनेटर में पावर ऐड हो जाएंगी आपकी, ये 1/4πε0, ये 2QL, ये एक साथ लिख दीजिए आप, प्रोडक्ट में है ये 2QL अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर, इस ब्रैकेट में पावर कुछ भी नहीं मतलब 1, यहाँ क्या लगा अंडर रूट, इसका मतलब होता है पावर 1/2, पावर ऐड हो जाएंगी, प्रोडक्ट है तो 1 + 1/2 दैट इज 3/2, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2, दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम एक दो स्टेप और कर सकते हैं, कैसे, P = होता है Q × 2L, हमने बताया डाइपोल मोमेंट, तो 2QL इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, P, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हुई 1/4πε0 P अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ठीक है। और अगेन इसमें हम कंडीशन लगा देंगे कि L इज़ वेरी मच लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू X, L बहुत छोटी होती है, L की वैल्यू डाइपोल की जो लेंथ होती है वो, तो L को क्या कर दीजिए, यहाँ से नेग्लेक्ट कर दीजिए, L हो गया नेग्लेक्ट, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x3, तो E का फार्मूला आया 1/4πε0 Q अपॉन, Q नहीं है P, डाइपोल मोमेंट P अपॉन x3, L हो गया नेग्लेक्ट, एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, x3। आप ध्यान देंगे तो ये फार्मूला एक्सेल पोजीशन से हाफ आ रहा है, एक्सेल पोजीशन में फार्मूला आ रहा था 2p अपॉन x3, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, p अपॉन x3, ठीक है। दिस इज द फार्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। डेरिवेशन को भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम आपके एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं जो इसी पर बेस्ड है, एक न्यूमेरिकल है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है, मैं आपको फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं, ये आपका एग्जाम्पल 1.9 है, ठीक है। एग्जाम्पल 1.9 में फिगर आपको गिवन है, फिगर ऑलरेडी मतलब आपको गिवन ही है क्वेश्चन में, +q - q का एक पेयर है, ये एक डायपोल है, ये पॉइंट आपको गिवन है, यहाँ पर आपको एक्चुअली गिवन है कि ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, ये पॉइंट है A, एक पॉइंट इस तरफ है B और एक पॉइंट यहाँ है C, ठीक है। एक पॉइंट है C, एक पॉइंट यहाँ A, एक पॉइंट है यहाँ पर B
डिस्टेंसेस आपको गिवन है कि ये डिस्टेंस है 0.05 मीटर, ये डिस्टेंस भी ऑब्वियसली 0.05 मीटर, एंड इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस Q1 से B तक की डिस्टेंस भी है 0.05 मीटर, और ये डिस्टेंस आपको गिवन है 0.1 मीटर, दोनों 0.1 मीटर ये डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो आपको जो फाइंड करना है, मैं बता देता हूँ आपको क्या फाइंड करना है। इसमें Q1 का जो मैग्नीट्यूड है आपको गिवन है +10⁻⁸ कूलाम, Q2 का मैग्नीट्यूड गिवन है -10⁻⁸ कूलाम, +10⁻⁸ कूलाम, -10⁻⁸ कूलाम Q1 एंड Q2 गिवन है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है बता देता हूँ। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, B एंड C, ये तीनों पॉइंट पे A, B एंड C, इन तीनों पॉइंट्स पर हमको फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पहले हम A पॉइंट पर फाइंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए A पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला होता है अपना 1/4πε0, ठीक है। कौन से चार्ज के कारण निकाल रहे हैं अपन, Q1 चार्ज के कारण पहले आप निकाल रहे हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A ड्यू टू Q1, तो इसलिए हमने इसको लिखा है E1 है। 1/4πε0 Q/r² होता है, डिस्टेंस 0.05 है, 0.05 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यू अगर आप पुट करते हैं 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू ये चार्ज जो है, इस चार्ज की वैल्यू है 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.05 स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू आती है कैलकुलेट करने के बाद, आप इसको कैलकुलेट करेंगे 0.05 का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो टोटल रिजल्ट आता है वो होता है 3.6 × 10⁻, और ये होता है 4 न्यूटन पर कूलम। ये आपने निकाला है पॉइंट A पर, ये देखिए फिर से डायग्राम, पॉइंट A यहाँ पर है आपका, इस पॉइंट A पर आपने निकाला है ड्यू टू Q1। अब ड्यू टू Q2 माइनस चार्ज, ठीक, ड्यू टू Q2 निकाले हम, यानी कि E2A अगर निकालते हैं, फिर से आप फॉर्मूला लिखेंगे 1/4πε0 Q2 अपॉन डिस्टेंस उससे वही है 0.0 स्क्वायर, यानी 9 × 10⁻⁹ इंटू ये माइनस में -10⁻⁻8 कूलम था चार्ज, डिस्टेंस वही है 0.05 स्क्वायर, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आती है, सेम आएगी वैल्यू, लेकिन माइनस में आएगी, ठीक है। ये वैल्यू किसके अंदर आएगी, माइनस में आएगी, यानी माइनस में होता है 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अभी ये आपने इसका मैग्नीट्यूड लिखा है, ये क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड लिखा है, लेकिन अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें तो हमें E1A और E2A की दोनों की डायरेक्शन देखनी होगी, ठीक है, और फिर सम करना होगा या डिफरेंस निकालना होगा। अगर आप इसका मॉडुलस निकालें, आप यहाँ पर ऐसा लिख दीजिए मॉडुलस, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे मॉडुलस यानी कि मैग्नीट्यूड आप लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड होता है 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब देखिए डायरेक्शन, मैंने आपको क्या बताया अभी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड। आप पॉइंट A पे देखना चाह रहे हैं, है ना, तो पॉजिटिव है ये Q1 पॉजिटिव चार्ज है, तो आउटवर्ड मतलब इस तरफ होगी, यानी ये डायरेक्शन होगी किसकी, E1A की डायरेक्शन, ठीक। अब ये Q2 कैसा है, नेगेटिव है, A पॉइंट पे निकालना हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q2 की वजह से A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड मतलब इसी तरफ E2A, तो E2A की डायरेक्शन भी वही है और E1A की डायरेक्शन भी वही है। समझ में आया क्यों है, Q1 पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट A पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q1 से A की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव है ना इसलिए। अब आ जाइए Q2 पर, Q2 है नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होती है, इनवर्ड मतलब A पॉइंट से Q2 की तरफ। तो आप ये देखेंगे कि A पॉइंट पे Q1 एंड Q2 दोनों के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में, ये देखिए दोनों सेम डायरेक्शन है, इसलिए आपकी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी A पॉइंट पे वो क्या होगी, इन दोनों का सम, यानी E1A और E2A इन दोनों का सम, क्योंकि सेम डायरेक्शन है, बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा है, ताकि हम वेक्टर फार्मूला, अगर बीच में कोई एंगल बनता तो हम वेक्टर सम वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो 3.6 + 3.6 दैट इज आपका आंसर हो जाएगा 7.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ये आपने फाइंड किया A पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है।
ऐसे बी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सिमिलरली हम बी पॉइंट पर, बी पॉइंट कहाँ है ये देखिए, बी पॉइंट है यहाँ पे। अब इस बी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, Q1 पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड मतलब किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, E1B की डायरेक्शन, ड्यू टू Q1 आउटवर्ड मतलब इधर। और बी पॉइंट यहाँ है ड्यू टू Q2, Q2 नेगेटिव है तो उसके लिए क्या होता है, इनवर्ड, इनवर्ड मतलब इस तरफ होगी, E2B की डायरेक्शन। तो आप क्या देख रहे हैं, देखिए बी पॉइंट है यहाँ, बी पॉइंट से Q1 की डिस्टेंस लेंगे और इस Q2 से भी B की डिस्टेंस लेंगे और दोनों के लिए देखते हैं फिर हम होगा क्या, डिफरेंस होगा, एडिशन नहीं होगा, क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। कैसे, मैंने बताया Q1 पॉजिटिव है तो आउटवर्ड डायरेक्शन है B पर, और Q2 नेगेटिव है तो इनवर्ड डायरेक्शन है, Q2 की तरफ हो जाएगी, यानी E1B और E2B इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, यानी अब हम फाइंड करेंगे E1B यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट पॉइंट B। E1B कितना होगा, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, इंटू E1 की वैल्यू है 10⁻⁻8 अपॉन, यहाँ से डिस्टेंस देखिए कितना है, Q1 से B पॉइंट का डिस्टेंस 0.05 गिवन है, यानी 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक, जो कि वही वैल्यू आएगी जो पहले आई थी, 3.6 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक, E2 भी निकालेंगे अब हम, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है ना। अब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आप माइनस साइन मत लीजिए, ये 10⁻, क्या होगा, -8 अपॉन, अब इसकी डिस्टेंस कितनी है देखिए, इसकी डिस्टेंस है ये दोनों मिला के तो हो गई 0.1, क्योंकि 0.05 + 0.05 यानी 0.1 हो गया, और फिर ये है 0.05 मतलब 0.15 हो गया, है ना। तो डिस्टेंस कितना है, 0.15 Q2 से B पॉइंट तक, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आता है 4 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, है ना। तो अब जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी B पे वो क्या होगी, डिफरेंस, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट, E1B माइनस E2B, ठीक है। इसका क्या, मैग्नीट्यूड, सिर्फ आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, साइन नहीं ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यानी क्या 4 में से माइनस कर देंगे 3.6 को, 4 × 10⁻³ में से 3.6 × 10⁴ को आप माइनस करेंगे, ठीक है। या आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.4 हो जाएगा, 0.4 × 10⁴, तो 3.6 में से 0.4 चला गया आपके, तो आंसर है 3.2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर दिया हमने, माइनस क्यों किया, हमने आपको डायरेक्शन में एक्सप्लेन किया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, E1B और E2B। अब आता है आपका थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहाँ पर है देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है C, यहाँ पे देखिए आप कहाँ पे है थर्ड पॉइंट, ये इक्वेटोरियल लाइन पर है थर्ड पॉइंट, है ना, इक्वेटोरियल लाइन पे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट इक्वेटोरियल पोजीशन वाला जो ऊपर दिख रहा है ना आपको फार्मूला, आप वो भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको x निकालना पड़ेगा, x का मतलब है कि ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना पड़ेगी। हाइपोटेनस और बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, p यानी डायपोल मूवमेंट भी निकालना पड़ेगा, q × 2l करके निकालेंगे, ठीक है। या अगर हम इस तरीके से देखें तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फिगर में बना, तो ये डायरेक्शन होगी किसकी, E1C की, C पॉइंट पे Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है। वैसे ही Q2 नेगेटिव है तो ये डायरेक्शन होगी E2C की। हमने जैसा इसमें फिगर में देखा था उसका रिजल्टेंट इधर होता है, कौन सा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना। वर्टिकल तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन पे, तो ये डिस्टेंसेस इक्वल होती है इसलिए, ओके। तो देखिए ये 0.1 है, ये 0.05 है, और ये एंगल कितना है ये अभी हमें नहीं पता है, हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये पूरी जो ट्राइंगल है ना आपका, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया है, 0.1 0.1, और ये पूरी लेंथ भी 0.1 है, बेस भी पूरा आप देखोगे इस पूरे ट्राइंगल का, तो ये 0.1 है, तो ये एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा ना, 60 डिग्री का। तो सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं E1C cos
60 डिग्री प्लस E2C cos 60 डिग्री, ठीक है। ये होगी E1C cos 60 डिग्री प्लस E2C cos 60 डिग्री। तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम। E1C का मैग्नीट्यूड कितना होगा पहले वो निकाल लेते हैं, हम यहाँ पे ऊपर निकाल लेते हैं। E1C मतलब वो होगा 9 × 10⁻9 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस। ये हाइपोटेनस रहेगी, डिस्टेंस इसकी 0.1 0.1 का होल स्क्वायर ये रहेगा, 0.1 का होल स्क्वायर। तो इसमें से क्या है, ये E1C और E2C ये दोनों ही क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, तो दोनों से सेम डिस्टेंस है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इन दोनों का सम करके ये हो जाएगा ट्वाइस E1C 9 × 10⁻9 × 10⁻⁻8 अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री होता है 1/2 है ना, cos 60 डिग्री 1/2 होता है। ओके, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसको आप सॉल्व कर सकते हो आगे। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 9 × 10⁻⁻1 और ये 3 आ जाएगा, 9 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, उसने मेरे को क्वेश्चन किया, ठीक है। अब इसके बाद हम कर रहे हैं एक और डेरिवेशन, जिसमें हम डायपोल के ऊपर कितना टॉर्क डन होता है वो फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। डायपोल को रोटेट करना है हमने। डायपोल पे जो टॉर्क लगता है, जब उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल को, उस पर जो टॉर्क लगता है उस टॉर्क की वैल्यू तो निकाल ली थी। टॉर्क की वैल्यू आई थी आपकी टॉक = P × E sin थीटा, ठीक है ना। या आप उसको बोल सकते हो वेक्टर फॉर्म में लिखो तो P × E। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया था, टाउ = P × E। ये टाउ क्या है, टॉर्क। ये टॉर्क हमने फाइंड किया था। कौन सा टॉर्क है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल पे लगता है जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब आगे हम एक्चुअली निकालने वाले हैं वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वी विल कंसिडर कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है जैसा हमने पहले कंसिडर किया था, ठीक है। और कोई इलेक्ट्रिक डायपोल इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा होगा तो उस पर लगेगा 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज, जैसे हमने बताया था, QE इधर और -QE इस तरफ। उसकी वजह से ये क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो सपोज़ ये θ1 एंगल से रोटेट हो गया। अब इसको हमने और फोर्स लगा करके, उस पर ऊपर टॉर्क लगा, क्योंकि इस पर जो फोर्स लगेगा एक्चुअली मतलब वो क्या होगा, टॉर्क होगा। तो ये थोड़े और एंगल से क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। सपोज इतने एंगल से क्या हो गया, ये डायपोल रोटेट हो गया। अब इसमें इस डायरेक्शन में लग रहा है QE और इस डायरेक्शन में लगेगा -QE, ठीक है। और सपोज़ ये θ2 एंगल बना लिया है इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। पहले इसका एंगल था θ1, अब कितना एंगल बना लिया, θ2। तो मान लिया कि इसको स्मॉल एंगल dθ से हमने डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। यहाँ पर क्या होगा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क डन dW हुआ, टॉर्क है टाउ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट dθ एंगल से इसको डिस्प्लेस करने के लिए मान लीजिए वर्क डन हमें dW करना पड़ता है ना। तो dW = टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी, PE sin θ थी। ये फॉर्मूला हम पहले डिराइव कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में आप देखिएगा, PE sin θ टाउ = अब क्या कर दीजिए, टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रेशन dW 0 to W = इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, ये θ1 से θ2 तक। तो इसका इनिशियल एंगल था θ1, तो फाइनल एंगल क्या है, θ2। तो θ1 से θ2 तक PE sin θ का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो dW का इंटीग्रेशन होता है W, PE sin θ का इंटीग्रेशन होता है -cos θ, ठीक है। sin θ का इंटीग्रेशन होता है -cos θ, θ1 से θ2, ओके।
तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी अब इसकी अपर और लोअर लिमिट हम पुट करेंगे तो डब्ल्यू का फार्मूला क्या आता है, अपर लिमिट रखा तो माइनस कॉस थीटा टू माइनस, और ये माइनस क्या हो गया प्लस कॉस थीटा वन, यानी आप इसे ऐसा लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल्स टू पी ई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। ये होगा वर्क डन, समझ में आया ना। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाई हमने। फिर क्या करते हैं, इसके बाद अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट थीटा टू है तो थीटा के प्लेस पे थीटा टू, बीच में आता है माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, लोअर लिमिट थीटा वन। इसमें आप माइनस को बाद में प्लस को पहले लिख लीजिए तो कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू आप इस डब्ल्यू को लिख सकते हो, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है आपका वर्क डन है, एक्चुअली ये वर्क डन क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। आप ऐसा लिख सकते हैं अगर आपसे एनर्जी फाइंड करने को कहें, ये एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्यों, क्योंकि डायपोल की पोजीशन के कारण उसमें एनर्जी आ रही है। क्या हुआ, डायपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, ठीक है, और फिर उसको उस पर टॉर्क लगा के उसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो जब आपने वो टॉर्क लगाया तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा, तो उस वर्क डन की वजह से उस डायपोल में कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या ले लें, जैसे जीरो ले लें तो थीटा वन पोजीशन पे करें, है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हम ऐसा लिख सकते हैं कि इफ़ पोटेंशियल एनर्जी पी ई मतलब पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ, इफ़ पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्रेरी टेकन जीरो when dipole is at 90 degree, then potential energy in rotating the dipole and inclining at angle theta। सो हम यहाँ पे जो पहले अभी फार्मूला आया हमारे पास कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, इसमें इनिशियल वैल्यू क्या थी थीटा वन और फाइनल वैल्यू क्या थी थीटा टू। तो वैसे ही अगर आप इनिशियल वैल्यू क्या ले लें 90 ले लें, है ना, तो कॉस 90 क्या हो जाएगी, कॉस 90 होता है ज़ीरो, ठीक है। और थीटा टू की वैल्यू क्या ले लिया आपने, थीटा, यहाँ पे आपने जो लिखा है उसका मतलब वो है, ओके। तो यही फार्मूला आपका क्या बन जाएगा डब्ल्यू का, पी ई, ये हुआ आपका कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, कॉस 90 जीरो होता है तो आपका ये W इज इक्वल टू क्या आया, माइनस कॉस 90 जीरो हो गया माइनस पी ई कॉस थीटा। दिस वर्क डन आप लिख सकते हैं कि दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं U से, U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। ये एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, वो हम फाइंड कर सकते हैं। ये एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, तो कॉस क्या हो 90 डिग्री, एक मिनट कॉस 90 डिग्री, कॉस जीरो का था, हाँ, जब थीटा क्या हो 0 डिग्री तो मैक्सिमम होगा, मतलब यू मैक्स कब होगा, जब इस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 1। ये कब हो रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा क्या हो 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो। इसका क्या मतलब हुआ कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, घूम के बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है, यू मैक्स। और यू मिनिमम वो क्या होगा, 0। कब होगा, जब थीटा होगा कॉस जीरो, कॉस जीरो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे 1 होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर 1 होगा, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे वर्क डन क्या होगा 0 होगा। तो कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है आपका, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। इसका मतलब जब डायपोल परपेंडिकुलर पोजीशन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, और जब पैरेलल होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसमें, मैक्सिमम होगी, ठीक है।
कॉस थीटा है ना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यस, तो यू मैक्स इक्वल टू माइनस पी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन यू इज इक्वल्स टू जी। ये जो कंडीशन होती है माइनस पी, यानी कि जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन होती है, इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, और एक चीज़ और हम और ले लेते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री होता है ना, तो कॉस होता है -1, तो यू की वैल्यू हो जाती है प्लस पी। थीटा 180 डिग्री हो, यानी कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, प्लस पी होगी। इसको बोलते हैं आप अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन लिखता हूँ, टू चार्जेस, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। टू चार्जेस ऑफ +10 माइक्रोकूलम एंड +40 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम में म्यू लगा है, मतलब माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम एंड 40 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव रेस्पेक्टिवली are placed 12 centimeter apart, 12 centimeter apart. Find the position of point where the electric field is 0, where the electric field is 0. दो पॉइंट चार्जेस गिवन है, एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। आपको वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी, वो फाइंड करना है। ठीक है, कि कहाँ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं हम कुछ इस तरह से कि ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, और एक दूसरे से 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है ना। ये दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है। ये चार्ज है आपका सपोज +10 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है +4 माइक्रोकूलम, ए और बी पॉइंट का है। ये दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए 12 है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि किसी एक पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो हम मान लेते हैं कि उस पी की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से है x, यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगी 12 - x, है ना। हमने मान लिया पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। इस पी पॉइंट की इधर ए से डिस्टेंस है x, तो इधर से हो जाएगी 12 - x, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर क्या है, 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर 0 कब होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ए के कारण है और जो बी के कारण है वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब आपने सपोज किया है लेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0 एट पॉइंट पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यानी कि ई ए और ई बी ये दोनों इक्वल होंगी तभी 0 होगी। इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। ई ए मतलब इस ए पॉइंट के कारण और बी पॉइंट के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। इक्वल होगी तभी क्या होगा, वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ क्या होगी, 0। तो देखिए हमें क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वल करना है, इसलिए हमने अभी क्या इनकी जो यूनिट्स है वो चेंज नहीं की है, क्योंकि क्या वो यूनिट्स वैसे ही कैंसिल हो जाएंगी एक दूसरे से, ठीक है। ये ई ए, अगर आप ई ए की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या रहती है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 9 × 10⁹9, और ए का चार्ज कितना है, 10 है। तो माइक्रोकूलम में है ना, चलिए चेंज अगर आप कर लेंगे तो कूलम में लिखेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। माइक्रोकूलम को हमने कूलम में चेंज किया, अपॉन ये डिस्टेंस को आपने x से सपोज किया, जैसे ये होगा इधर 9 × 10⁻9, चार्ज कितना है
40 है, तो 40 इंटू 10⁻⁻6 ये कूलम में चेंज हो गया अपॉन डिस्टेंस कितना है 12 - x है का होल स्क्वायर। ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, इसको पूरे को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके 10 4 जा होता है 40। ठीक है, यहाँ कुछ ऐसा आ रहा है 12 - x को आप इधर ले आइए। ठीक है, और 12 - x अपॉन ये हो जाएगा x और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 - x होल स्क्वायर को इधर ले आइए। ओके, अब इसको हम लेकर के जा रहे हैं उधर। 10 4 जा वैसे ही हो गया 40। 10⁻⁻6 से 10⁻⁻6 भी कैंसिल हो गया, यानी क्या आया, ये 4 आया, इस तरफ आया 4। तो 12/x -1 ये आप सेपरेट कर दीजिए, x को सेपरेट कर दीजिए अलग अलग। 12/x -1 x कैंसिल हो के आएगा, तो और ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा +-4। ठीक है, +-4। अब अगर हम प्लस लेंगे तो 12/x -1 को आप उस तरफ ले गए तो +4 +1 यानी कि 4 + 1 5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आती है, 12/5। 12/5 मतलब 5 2 = 10, 5 4 = 12, 2.4 आती है। और अगर आप नेगेटिव साइन लेते हैं तो नेगेटिव साइन लेते हैं तो -4 होगा, ये -4 + 1 यानी कि -3 होगा। तो आपकी x की वैल्यू माइनस में आएगी, कि x की वैल्यू माइनस में आएगी, मतलब -3 डिवाइडेड बाय तो -4, x की वैल्यू कितनी होगी, -4। अभी यहाँ पर हमने जो पोजीशन ली है उसके अकॉर्डिंगली x = -4 पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, x की वैल्यू -4 पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपके लिए x की वैल्यू कितनी होगी। और जो डिस्टेंस नीचे दिया हुआ था वो कितना था, 12 किस में था, सेंटीमीटर में था। 1 मिनट, 12 की वैल्यू किस में थी, सेंटीमीटर में थी। तो ये जो वैल्यू आएगी ये भी सेंटीमीटर में आएगी। हाँ, 1 मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए। 12 - x/x, x की वैल्यू -4 आएगी, ये सेंटीमीटर में वैल्यूज आएंगी, क्योंकि 12 सेंटीमीटर में था इसलिए ये वैल्यूज किस में आएंगी, सेंटीमीटर में आएगी। तो ये आपका आंसर होगा कि देखिए ये माइनस वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी यहाँ पे अपने फिगर के अकॉर्डिंगली, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये होगा कि E will be 0 at 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम, कहाँ से ये 2.4 सेंटीमीटर, 10 माइक्रोकूलम से, फ्रॉम 10 माइक्रोकूलम चार्ज। जो +10 माइक्रोकूलम चार्ज है उससे 2.4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आप अपने आंसर में लिखेंगे। कैलकुलेशन समझ में आ गया, मतलब जब भी आपको कोई 2 चार्जेस दे, पॉइंट चार्जेस, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। तो आप क्या कर दीजिए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, जब इक्वल हो जाएंगी तो वहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिए, x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे आपके चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ गॉस थ्योरम। ठीक है, उसे मिस मत कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम की जो एप्लीकेशंस है। तो गॉस थ्योरम क्या, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस में से 100% एक क्वेश्चन आता ही है मेन एग्जाम में। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस थ्योरम। ओके।